हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नोटेक क्लासेज में। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो अपना निम्मी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, उसका अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर है। तो आज का अपना 1 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है 218 नंबर कि उच्च आवर्ती अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग है वो किया जाता है। उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा है तो रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर और रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर, यानी इसको CRGO कार्गो स्टील भी बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हमें स्टैटिस्टिक्स हानि को कम करने के लिए करते हैं। सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। यहाँ पर पूछा है कि उच्च फ्रीक्वेंसी या इसके आधार पर, तो उच्च फ्रीक्वेंसी जहाँ हमें चाहिए तो वहाँ पर फेराइट कोर वाला ट्रांसफार्मर है काम में लेना होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज यानी E1 V1 और सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2 के बीच से क्या संबंध होना चाहिए या है। तो जिस प्रकार एक होती है प्राइमरी ट्रांसफार्मर की और एक होती है सेकेंडरी। सिंपल सा डायग्राम हमें सिग्नल लाइन बना लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में हमसे पूछा है दोस्तों। ट्रांसफार्मर की यहाँ पर कंडीशन दी गई कौन सी, आदर्श। आदर्श ट्रांसफार्मर में तो प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में P1 यानी पावर दोनों की बराबर होती है हमेशा और हानियों का मान लगभग शून्य होता है इसमें। तो प्राइमरी में यहाँ पर जिस प्रकार P1 और P2 के संबंध में देखें तो E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2, यानी प्राइमरी की जो उत्पादित E1 होती, E1 वोल्टेज होती, जनरेट जिसको EMF करता है E1, वो बराबर होनी चाहिए किसके, एक तो उत्पादित होगी यानी ट्रांसफार्मर ने उत्पादन कितना किया और आगे सप्लाई कितनी दी, स्रोत को कितनी सप्लाई पहुंची वो उत्पादित की, और जो सप्लाई दी V1, ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है आदर्श की अवस्था में। यानी जितना इन्होंने उत्पादन किया ट्रांसफार्मर ने उतना ही आगे सप्लाई में जाना चाहिए। किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल पता है कि किसी न किसी चीज़ में लॉस हानि जरूर होती है रेजिस्टेंस के कारण, लेकिन आदर्श की अवस्था में क्या होता है, कोई लॉस नहीं होना चाहिए। इतना ही बराबर, ना तो कम होना चाहिए, जो अलग कंडीशन दी गई है E1 ज़्यादा V1 है कम, इस प्रकार कोई ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन में क्या है, E1 उत्पादित या जनरेटेड जो EMF होता है वो और सप्लाई वोल्टेज V दोनों क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे हरियाणा लाइनमैन में पूछा गया था अभी। E1 बराबर V1 और इसी प्रकार सेकेंडरी में भी E2, यानी जितना जनरेट किया EMF है सेकेंडरी ने उतना ही क्या उसको सप्लाई के लिए देना होता है। तो E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में इस प्रकार ये जैसे ट्रांसफार्मर लगा है तो इसके ऊपर एक कंजर्वेटर इस प्रकार लगा होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, और इसमें कितना तेल भरा होता है, इस मुख्य ऑयल टैंक की अपेक्षा इसमें कितना तेल होता है, ये मानक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता है तो मैं बताऊँगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो नमी के प्रवेश को रोकना और वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करना, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देना और लोड की भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देना। तो कंजर्वेटर का कार्य ये होता है दोस्तों कि तेल जब गर्म होकर इसका प्रसार होता है, फैलता है, तो गर्म होकर क्या है, तेल है कंजर्वेटर में आ जाता है। जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो तेल होता है उसको स्थान देने के लिए एक ऊपर कंजर्वेटर लगा होता है, और वापस तेल जब ये ठंडा होता है तो इससे मुख्य ऑयल टैंक में आता है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन कि जो लोड कम या ज़्यादा होता है, यानी लोड कम ज़्यादा के कारण तेल गर्म होता है, तो वो गर्म होकर क्या है, तेल फैलता है, संकोचन होता है, उसका विस्तार होता है, तो वो क्या कंजर्वेटर में चला जाता है, और उसी ऑयल को क्या है जगह प्रदान करने के लिए कंजर्वेटर लगा होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण वो किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा तो ताम्र हानि, वायु हानि, हिस्टैरिसीस हानि, भंवरधारा हानि। तो ताम्र शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम ताम्र हानि को ज्ञात करते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। शॉर्ट सर्किट ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए। और ओपन सर्किट जो होता है
ओपन सर्किट या इसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट। ये हमें लोहा हानि ज्ञात करने के लिए करते हैं। लो हानि के लिए ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट, ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और हिस्टेरिसिस हानि यानी कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का, और भंवरदार हानि कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का हम प्रयोग करते हैं। और जो लेमिनेटेड कोर होती है वो इस पर वार्निश जो हम करते हैं उसकी जो मोटाई होती है कितनी होती है वार्निश की, 0.35 से 0.5 mm तक की मोटाई होती है। मानक एक मोटाई बताई गई है भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार निम्न की बुक में, और किसी ने पूछा भी जाता है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया है कि शून्य बार पर वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है और फुल लोड पर 220 वोल्ट है। तो वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन को किस में प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिशत में करते हैं भी। और इसका एक फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL, VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100। नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज और बट्टा में फुल लोड की वोल्टेज इंटू 100। VNL का मतलब नो लोड की वोल्टेज कितनी यहाँ पर कि शून्य बार यानी नो लोड पर 240 वोल्ट, 240 और पूर्ण बार यानी VFL फुल लोड की, F का मतलब फुल लोड 220, 240 माइनस 220 बटा फुल लोड पर कितना बताया 220 वोल्ट यानी फुल लोड वाली, और 100 इंटू 100। तो 240 में से 20 220 के 20 बटा में 220 यानी 20 बटा में 220 इंटू 100, 0 से 0 और 11, तो 100 बटा 11, और इसको हल करेंगे तो 11 × 99। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन, 9.09% वोल्टेज रेगुलेशन इसका आएगा दोस्तों। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर? तो क्वेश्चन है हिंदी में जब हम समझते हैं, निम्मी में तो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज अलग रहती है, लेकिन इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पज लेमिनेटेड कोर का उपयोग में लेने का उद्देश्य क्या होता है। इसी लेमिनेटेड को यहाँ पर बोला गया टुकड़े टुकड़े कोर का उपयोग है ताम्र हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानि को, यांत्रिक क्षति को या भंवरदार हानि को कम करने के लिए। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, रिड्यूस एडी करंट हानि, भंवरदार हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या है लेमिनेटेड कोर का हम प्रयोग करते हैं। और हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील युक्त कोर का प्रयोग हम करते हैं, सिलिकॉन युक्त। और इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की मात्रा इसमें लगभग 0.4 से 0.5 के लगभग होती है, 0.4 से 0.5%। ट्रांसफार्मर की यहाँ पर एक विधि बताई गई है कि कौन सी है ये ट्रांसफार्मर की शीतलन की विधि कौन सी है, एक डायग्राम हमें दिया गया है। तो तेल प्राकृतिक या तेल प्राकृतिक हवा, या तेल बलित हवा बलित ठंडा यानी ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। और डी ऑप्शन ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग, तेल प्राकृतिक पानी बलित। तो राइट आंसर ध्यान से देखने पर दोस्तों इसमें एक तेल प्राकृतिक ठंडा यानी ऑयल नेचुरल कूलिंग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये जो कूलिंग ऑयल पाइपें लगाई गई है कूलिंग के लिए, इनमें क्या है तेल गर्म होकर क्या है इनमें से आता है और वायु के द्वारा ठंडा होकर वापस मुख्य ऑयल टैंक में चला जाता है। तो ऑयल नेचुरल कूलिंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और कौन सा ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो खनिज तेल का उपयोग इसमें किया जाता है। और इस खनिज तेल का उद्देश्य क्या होता है? कूलिंग यानी शीतलन, कूलिंग और एक कुचालक, इंसुलेशन प्रदान करना और शीतलन प्रदान करना इस खनिज तेल का उद्देश्य होता है। और ये खनिज तेल किस में काम में लिया जाता है? सामान्यतः ट्रांसफार्मर जो होते हैं इसमें काम में लिया जाता है। एक होता है सिंथेटिक ऑयल, ट्रांसफार्मर में सिंथेटिक ऑयल भी काम में लिया जाता है। तो सिंथेटिक ऑयल कहाँ पर काम में लिया जाता है? तो टनल जो ट्रांसफार्मर होते हैं, टनल यानी सुरंग वाले, सुरंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं जहाँ पर सुरंग बड़ी बड़ी बनी होती है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं वहाँ पर सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग है वो किया जाता है। और सामान्य जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें खनिज तेल का प्रयोग है वो किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की क्या शर्त है? यानी कोई भी इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, अधिकतम दक्षता होनी चाहिए। एक तरह से आदर्श की अवस्था यहाँ पर बताई गई है। तो ताम्र हानि का मान
ज़्यादा लोहा हानि कम, ताम्र हानि का मान कम और लोहा हानि ज़्यादा, ताम्र हानि लोहा हानि बराबर, ताम्र हानि या भंवर धारा हानि बराबर। तो राइट आंसर कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होने चाहिए। कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होने, यानी दोनों हानि का मान बराबर होना चाहिए, तभी क्या होती है, एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता वो प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो लगभग 97 से 98% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। तो रोटेटिंग पार्ट न होने के कारण किसी प्रकार की घर्षण हानि इसमें नहीं होती और हानियों का मान बहुत ही बिल्कुल कम होता है। तो इस लगभग इसकी जो दक्षता होती है 97 से 98% बहुत उच्च मान की दक्षता इसमें होती है। और ताम्र हानि या लोहा हानि का दूसरा एक नाम दे दिया जाता है ताम्र हानि और लोहा हानि, यानी स्थिर हानि। स्थिर हानि बराबर अस्थिर हानि, स्थिर हानि बराबर अस्थिर हानि, यानी तो स्थिर कौन सी है यहाँ पर, ताम्र हानि, और अस्थिर कौन सी है, लोह है। तो ताम्र हानि लोहा हानि नाम न देकर के बार ये भी बोल दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता स्थिर हानि बराबर अस्थिर हानि। तो क्वेश्चन को किसी प्रकार भी घुमाया जा सकता है, तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हरियाणा लाइनमैन और ऐसे लगने का जो अब की बार आपका सपना है बिल्कुल जरूर पूरा होगा। कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन आपको भी साथ में प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है और 10,000 प्लस क्वेश्चनों की, वो भी चेकआउट कीजिएगा। ट्रांसफार्मर में बकौल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट के स्विच का कार्य क्या होता है। तो नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, अति भार की स्थिति में सक्रिय करें और खुले सर्किट की स्थिति में एक्टिव सक्रिय करें, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। यानी बकौल्ज रिले पर जो एक फ्लोट लगा होता है ट्रांसफार्मर में, तो उस फ्लोट स्विच का कार्य हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कि फ्लोट का कार्य होता है कि ओवरलोड की स्थिति में वो क्या है, एक्टिव हो जाता है और ट्रांसफार्मर को क्या है, डिस्कनेक्ट है वो कर देता है, ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देता है बकौल्ज रिले, जो कि दाब के सिद्धांत पर अब वो काम करती है, गैस दाब के सिद्धांत पर कार्य करती है बकौल्ज रिले। और इसके एक ऊपर फ्लोट लगा होता है, ओवरलोड की स्थिति में क्या है, फ्लोट अपने आप है वो एक्टिव हो जाता है और ओवरलोड से क्या ट्रांसफार्मर को बचाता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि, यानी वर्तमान का मतलब यहाँ पर करंट है, सीटी के बारे में पूछा गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी, और हिंदी में करंट को यहाँ पर वर्तमान टाइप हो गया है गलती से, लेकिन यहाँ पर धारा या सीटी करंट ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों होनी चाहिए, एक्सएल का मान इसका कम होना चाहिए और कोर हानि भी इसमें क्या होने कम होनी चाहिए, या हानि कम हो रहा है क्यों हो रहा है या क्यों करते हैं ऐसा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बोझ को कम करने के लिए या निरंतर आउटपुट बनाए रखने के लिए, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए या पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, यानी पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए सीटी की कोर का रिएक्टेंस है वो कम रखा जाता है और कोर हानि भी कम रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन रहने वाला है भी। अगला अपना क्वेश्चन है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। ऊपर हमने बात की थी सीटी के बारे में, सीटी के बारे में, अब हम बात करेंगे पीटी के बारे में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है, यानी जब हम पीटी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय हानियों का मान, त्रुटि का मान सबसे कम होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हानियों का मान कम करने के लिए लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री और अच्छी गुणवत्ता वाली कोर का प्रयोग करना। तो राइट आंसर इसका यही होगा कि डी ऑप्शन, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का उपयोग करके हम क्या है, पीटी के जो उपयोग के समय जो हानियाँ होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, उन हानियों को कम कर सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का प्रयोग करके। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑफ लोड टेप बदलने से ऑपरेशन से पहले क्यों लोड काट दिया जाता है, यानी ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों कट कर दिया जाता है, ऑफ क्यों कर दिया जाता है। तो राइट आंसर की बात करते हैं इसका, उदासीन बिंदु से टेपिंग को विसंयोजित करने के लिए, डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए और संपर्क बिंदु को भारी स्पार्किंग के से बचाने के लिए, या वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर इसका होगा कि ऑफ लोड बदलने से पहले लोड कट कर दिया जाता है, क्योंकि
कनेक्टिंग जो पॉइंट होते हैं, संपर्क बिंदु होते हैं, उन पर जो एक स्पार्किंग पैदा होती है, तो उस स्पार्किंग से बचने के लिए पहले लोड को काट दिया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो क्योंकि कनेक्टिंग पॉइंट है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं भारी स्पार्किंग के कारण, तो इस कारण इसका जो पहले लोड ऑफ है यानी ऑफ लोड टैप बदलने से लोड को कट कर दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम हमसे पूछा है कि कौन सा भाग है ये। तो भाग हमसे ये जो दिया गया है प्रदर्शित तो नहीं किया गया है एक्स के माध्यम से, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो ये डायग्राम हमें दिया गया है ये हमसे पूछा गया है कौन सा है, ब्रीदर है या टैप चार्जर है या घुमाव यानी एक्सप्लोजन वेंट, धमाका वेंट सॉरी, बकोल्ज रिले। तो यही है कि डी ऑप्शन बकोल्ज रिले यहाँ पर बताई गई है, दो दाब प्रचालन के सिद्धांत पर हमें कार्य करती है और बकोल्ज रिले इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए 230 तक ही हम क्वेश्चन करेंगे और आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।